स्वागत है दोस्तों आपका तर्क आईएएस चैनल पे। मैं अंकित सिंह। दोस्तों 1960 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960। 24 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि जो ये बेसरन वैली है पहलगाम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की, वहां पे कुछ मिलिटेंट ने अचानक से अटैक कर दिया और ऑन द स्पॉट 26 टूरिस्ट की मौत हो जाती है और कई सारे टूरिस्ट जो रहते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसी को रिटेलिएट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग इस जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड करते हैं। क्यों? ये ट्रीटी जो है 65 साल हो गए थे इस ट्रीटी को, लेकिन आज तक ये ट्रीटी कभी सस्पेंड नहीं हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 वॉर हो गए, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई। पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, 26/11 अटैक हुआ, फिर वो पार्लियामेंट अटैक हो और कई सारे मिलिटेंट अटैक हुआ, लेकिन कभी आज तक ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट ने पहली बार एक कड़क एक्शन लेते हुए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब जो ये बेसरन वैली है, बेसरन वैली को हम लोग इंडिया में मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका व्यू है बड़ा ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे हर साल भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, इवन वर्ल्ड से लोग वहां पे घूमने आते हैं। तो ये कश्मीर को इकोनॉमिक बेनिफिट भी देता है, मतलब टूरिस्ट जब जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, अचानक से यहाँ पे अटैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो से हमको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमको इस वीडियो में जानने को मिलेगी? हमको जानने की मिलेगी कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये ट्रीटी कैसे साइन हुई, इंडिया और पाकिस्तान को एक मंच पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया और ट्रीटी को साइन किया, ये भी देखेंगे। अगर इस ट्रीटी के रिगार्ड में कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कहाँ पे सॉल्व होता है, ये भी हम देखेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग, और ये भी चीज देखेंगे कि एट अ करंट टाइम कौन कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है इन रिगार्ड टू दिस ट्रीटी। ठीक है, तो सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो 19 सितंबर 1960 में 19 सितंबर 1960 में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान जी मिलके ट्रीटी साइन करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। किसकी मदद से? इन दोनों जन को एक मंच पे कौन लाया? वर्ल्ड बैंक लाया। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये तीसरे जो व्यक्ति हैं ये वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है। इन्हीं की मदद से ये दोनों देश एक मंच पे आया और इस 9 साल जो ये इस ट्रीटी को लेके 9 साल बोलते हैं ना नेगोशिएशन चला। तो 9 साल के नेगोशिएशन के बाद एक मंच पे आते हैं लोग और इस ट्रीटी को साइन करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रीटी में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी रिवर इन्वॉल्व है और इसको हम लोग याद भी करेंगे एक तरीके से। हम लोग कैसे याद करेंगे कि जो रिवर्स है, ये रिवर्स चालू होती हैं नॉर्दर्न पार्ट से और खत्म कहाँ पे होती है? साउदर्न पार्ट से। तो हम लोग इसको नॉर्दर्न और साउदर्न से कनेक्ट करके देखेंगे। तो जो इसमें पहली रिवर है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इस रिवर के किनारे सटल थी, तो इसलिए इस रिवर का नाम पड़ गया इंडस रिवर। तो इसमें जो सबसे मेजर रिवर है वो पहली है इंडस रिवर, इसलिए इसका ट्रीटी का नाम भी इंडस ट्रीटी है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है। दूसरी जो इसमें है वो है जे फॉर झेलम। झेलम नदी है जो चालू होती है कश्मीर से, खत्म जो हो जाती है वो जाके यहाँ पे पठानकोट में मिल जाती है। किसके साथ? इंडस के साथ। ठीक है, अब इसमें तीसरी नदी है चेनाब, चौथी रावी और फिर ब्याज, फिर सतलुज। ये टोटल 5 नदियां। अब ये 5 जो 5-6 नदियां हैं ये एक जगह पे जाके मिलती हैं, वो है मठानकोट। मठानकोट कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये मठानकोट जो है, मठानकोट, ठीक है, ये पाकिस्तान में। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटू से, यहाँ से ये इंडिया में फिर इंटर करती है और इंटर करते करते कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में जाते हैं और अरेबियन से में मिल जाती है। तो ये था स्टोरी इंडस की, इंडस जो रिवर है उसकी। फिर झेलम नदी, तो जो झेलम है ये ओरिजिनेट होती है कश्मीर। आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये जाके फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ जाती है और फिर ये जाके
इंडस के साथ मिल जाती है। जो इसमें तीसरी नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग की 3 नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान को दी गई है, ठीक है। तो ये तीसरी नदी है चेनाब, जो कहां से चालू हो जाती है, ये हिमाचल से ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करते हुए झेलम को ज्वाइन करती है। कहां पे? पाकिस्तान में ज्वाइन करती है और जाके फिर पठानकोट में ये भी इंडस के साथ मिल जाती है। फिर आते हैं हम लोग, जो चौथी नदी है वो है रावी। रावी यहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमाचल से और ये फिर जाके झेलम के साथ मिल जाती है। और फिर इसमें चौथी नदी है ब्यास। ब्यास भी यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए थे, ये फ्लो करते हुए जाके इसके साथ मिल जाती है। आते हैं सतलुज के ऊपर, ठीक है। अब जो सतलुज नदी है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे मिलती है। ब्यास जो है, मैंने आपको पहले बताया, ब्यास यहाँ से ओरिजिनेट करते हुए यहाँ पे आती है, यहाँ पे जाके जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये नदियों की क्रोनोलॉजी हमने समझी कहां से, नॉर्दर्न पार्ट से लेके साउदर्न तक, ठीक है। अब इस जो ये ट्रिटी है इसको ना दो ऐसे बांटा गया है। एक रिमेम्बरिंग का तरीका है कि आप ये मैप समझ लीजिए कि ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो इंडिया के पास है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के पार्ट है। कैसे कि इंडस हो गई आपकी, फिर झेलम हो गया, फिर चेनाब हो गया, फिर रावी हो गई, फिर ब्यास हो गई, फिर सतलुज हो गई। तो ये जो 3 नदियां हैं वेस्टर्न पार्ट ये साइड की, ये किसको गई हैं? ये पाकिस्तान को गई हैं। और ये 3 नदियां किसको हैं? ये इंडिया को गई हैं, ठीक है। तो आसानी रहेगी आपको याद करने में और आपको रिकॉल रहेगा हमेशा, अब से याद कर लिए। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज जो और इंपॉर्टेंट है इसमें वो देखते हैं कि जो ये 3 नदियां हैं, इंडस अपना झेलम और चेनाब, तो इंडस, झेलम और चेनाब। अब ये जो 3 नदियां हैं इसका जो मेजर फ्लो है वो इंडिया में होता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसका जो वाटर है 80% वाटर किसको दे देंगे, वो दे देंगे पाकिस्तान को, और उस 3 नदियों का जो 20% वाटर रहेगा वो इंडिया अपने पास रखेगा, ठीक है। लेकिन बचे जो 3 नदी हैं, 3 कौन कौन सी नदी? रावी, ब्यास, सतलुज। इस पे पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? इस पे पूरा कंट्रोल रहेगा इंडिया का, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कि इस ट्रीटी में ऐसा मेंशन किया गया। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान वाज गिवन द मोस्ट वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर, 80% वाटर दे दिया गया, 20% इंडिया ने रख लिया। ऑन द अदर हैंड इंडिया गॉट एक्सक्लूसिव राइट ओवर ईस्टर्न, कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी। तो इसमें जो एक्सक्लूसिव राइट यही था कि इसके थ्रू कोई भी वाटर पाकिस्तान में नहीं जाएगा, सारा वाटर इंडिया यूज करेगा फॉर इरिगेशन। अच्छा, एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो इंडस है, मतलब ये जो 3 नदियां हैं झेलम, चेनाब और इंडस, इन्हीं वाटर से पूरा पाकिस्तान डिपेंडेंट है। 90% वाटर जो है पाकिस्तान का यहीं से इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर, पीने का पानी, सारी चीजें इन्हीं 3 रिवर से यूज किया जाता है। तो ये जो एक्शन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन। आते हैं फिर आगे देखते हैं हम लोग कि इसके रिगार्ड में जरूर है, जब कि कोई ट्रीटी साइन हुई है और देश के बीच में तनाव बढ़ते कदम, मतलब तनाव होते रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बार बार डिस्प्यूट तो होंगे ही। अब वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। तो डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, एक तो है पीआईसी। तो इसी ट्रीटी के थ्रू एक स्टेब्लिश हुआ था परमानेंट कमीशन, एक परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। अब क्या होता था इसके थ्रू कि इसी कमीशन के थ्रू हर साल दोनों देश के कमिश्नर आएंगे और एक ओवरव्यू लेंगे कि इस पे क्या चीजें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसके थ्रू भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थे, जो पीआईसी है, परमानेंट जो कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है, अगर इसके थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक और चीज एस्टैब्लिश की गई थी। क्या एस्टैब्लिश की गई थी कि वर्ल्ड एक नेचुरल एक्सपर्ट होगा, नेचुरल बोल दिया मैंने, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरा उपाय दिया गया कि वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक और उपाय बताया गया। क्या था वो? तीसरा उपाय क्या था कि एक आर्बिट्रेशन
कोर्ट सेटल किया जाएगा। अब ये आर्बिट्रेशन कोर्ट क्या होता है कि एक कोई एक्ट बनता है या कोई चीज बनती है तो ये कोर्ट सिर्फ उस मामले को देखता है। तो अगर ये तो जैसे पीआईसी के मामले से पीआईसी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाया, नेचुरल एक्सपर्ट नहीं मैटर सॉल्व कर पाया, तो अब मैटर कौन सॉल्व करेगा? आर्बिट्रेशन सॉल्व करेगा। आर्बिट्रेशन का काम क्या रहता है कि कोई एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है, कोई ट्रीटी साइन की गई है, तो उसी के रिगार्ड में ये सारी केस देखता रहेगा। फिर आते हैं हम लोग कि इसके रिगार्ड में कौन कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं और हो चुके हैं। तो उसमें से एक गलती होगी, ये पहला था, पहला है बघेला डैम डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट क्या है? ये जो डिस्प्यूट है ये यहाँ पे है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब इसमें क्या होता है कि जो पाकिस्तान है अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? कि ये बोलता है कि ये जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पे, तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो भागीरथी डैम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है, ये कौन से रिवर पे? तो इंपॉर्टेंट बनता है कि ये चेनाब रिवर पे है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चेनाब रिवर पे है, इस पे डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। ये सॉल्व कहाँ होता है? ये सॉल्व होता है आर्बिट्रेशन कोर्ट में, जो लार्जली बोलता है वो इंडिया के फेवर में था। जो इंडिया वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा था, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा था? हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कर रहा था, बेसिकली एक डैम बनाया जा रहा था। तो इंडिया ने बोला कि अभी एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ये चेनाब रिवर है, इसका मेजर जो 80% पानी किसको जाता है? पाकिस्तान को जाता है। तो पाकिस्तान को शंका होने लगी कि इंडिया इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बट इंडिया क्या बोला कि जो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो क्योंकि 20% इंडिया के पास भी तो है, तो इंडिया ने बोला उसके तहत हम लोग यहाँ पे एक डैम बना रहे हैं जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ना कि पानी रोकेगा, ठीक है। कैसे जनरेट करेगा? कि फ्लोइंग जनरेट, छोटा सा डैम रहेगा, फ्लो होते हुए ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा, ठीक है। एक और फिर था नीलम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट था। ये भी सॉल्व हुआ कहाँ पे? आर्बिट्रेशन कोर्ट में सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ओवरव्यू ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत बड़ा जो डिस्प्यूट है, वो है रेटल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी लोकेटेड है चेनाब रिवर पे। तो हमेशा याद रखना कि कोई अगर डिस्प्यूट है तो कौन से रिवर पे चल रहा है, तो वो चेनाब रिवर पे। तो देखा आपने कि दो डिस्प्यूट जो है वो चेनाब रिवर पे है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो रन ऑफ द रिवर इनिशिएटिव, क्या इसका इनिशिएटिव का नाम था? रन ऑफ द रिवर इनिशिएटिव विथ अ प्रपोज कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट। तो 850 मेगावाट का कैपेसिटी का एक रन ऑफ द रिवर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? अप्रूव किया गया सन 2013 में। फिर क्या करता है पाकिस्तान? इस पे अपनी आवाज उठाता है, पहले जाता है पीआईसी की तरफ, पीआईसी से कोर्ट नहीं सॉल्व होता है, फिर वर्ल्ड बैंक वाला जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया रहता है, उसने मामला कहाँ पे बेचा? आर्बिट्रेशन